मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास गूंगा, भाग 7। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। गर्म लोहे पर उसने एक और चोट की। इतने लोग खड़े हैं यहाँ, चाहे जिससे पूछ लो, हर एक की एक ही राय होगी, यह कि कम से कम अब अदावत बनाए रखने से ना किसी को कोई लाभ है ना समझदारी। दोनों परिवारों का एक होना ही बेहतर है। यही होना चाहिए और ऐसा तुम कर सकते हो, केवल तुम, क्योंकि अंकल केवल तुम्हारी बात सुनेंगे। मगर तुम तो खुद ही उनके बहाव में बही चली जा रहे हो। अफसोस की बात यह है, जबकि तुम्हें अपनी बहन की, अपने पापा की, दोनों परिवारों की बेहतरी के लिए समझदारी से काम लेना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो, उसकी बातों से प्रभावित होकर अमरीश ने कहा। मैं ऐसी कोशिश करूंगा। गुड, वेरी गुड, कहने के साथ उसने खींच कर अमरीश को अपनी बाहों में भर लिया। खुशी से झूमता सा बोला, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी अमरीश। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हें ढंग से समझाने की कोशिश की जाए तो समझ सकते हो। हम उम्र हो आखिर। और भाभी, उससे अलग होकर वह नीलम की तरफ पलटता हुआ बोला, बेवजह डर रही थी ना तुम। देखो, मैं अमरीश को समझाने में कामयाब हो गया। अब तो चिंता की कोई बात ही नहीं रह गई। अंकल को यह खुद समझा लेगा। नीलम कटारिया किन कर्तव्य विमूढ़ सी अवस्था में थी, जैसे समझ ना पा रही हो क्या प्रतिक्रिया करे। सोच क्या रही हो भाभी, अमरीश ने तुम्हें माफ कर दिया। कहने के साथ वह न केवल नीलम के नजदीक पहुंच गया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर अमरीश के सामने लाकर खड़ा करता हुआ बोला, ये रहा तुम्हारा भाई और इसे मैं वापिस लाया हूँ। मैं इसकी तुम्हें मुझे मुंह मांगी कीमत देनी होगी। नीलम और अमरीश आमने सामने थे। 2 साल से बिछड़े भाई बहन, एक दूसरे के बेहद करीब। दोनों की आंखों में आंसू थे। भावनाओं की ज्यादती के कारण जिस्म कांप रहे थे। फिर रोते स्वर में भैया कहकर नीलम अमरीश से लिपट गई। जज्बाती होकर अमरीश ने भी उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया था। नीलम फूट फूट कर रो रही थी। आंसू अमरीश की आंखों से भी बरस पड़े। मैंने देखा, हक बकाया सा गौतम नितिन की तरफ देख रहा था। भाव ऐसे थे जैसे पूछ रहा हो, ये क्या किया तुमने। और मैंने नितिन को गौतम की तरफ आंख मारते देखा। साथ ही जोरदार ताली बजानी शुरू कर दी थी उसने। उसने ताली बजाई तो सभी तालियां बजा उठे। मेरे नजदीक खड़ी साक्षी भी उन्हीं में शामिल थी। अकेला मैं था जो भाई बहन के उस भावुक मिलन पर ताली ना बजा सका। झगड़े के सुखद अंत पर सब खुश थे। और नितिन, वह तो मानो हीरो बन गया था। अकेला मैं था जिसे लग रहा था कि यह सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए शायद क्योंकि अन्य लोगों ने नितिन के केवल शब्द सुने थे, उसकी हरकतें नहीं देखी थी, उसके लहजे के तीखेपन को महसूस नहीं किया था। और किया भी था तो मेरी तरह चुप ही रहा, यह सोचकर कि इस माहौल में यह सब कहने का कोई औचित्य नहीं है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ, केवल महसूस कर रहा हूँ, उसे सिद्ध करना तो दूर, व्यक्त तक नहीं किया जा सकता था। महसूस केवल यह हो रहा था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मगर गड़बड़ क्या है, जब खुद ही समझ में नहीं आ रहा है तो किसी अन्य को कैसे समझाया जा सकता है। सब नितिन के द्वारा बनाए गए माहौल में बह गए। तालियों की गड़गड़ाहट के बाद किसी ने कहा, तुम्हारी एनिवर्सरी तो कामयाब हो गई कुलकर्णी साहब। इससे ज्यादा और क्या कामयाब होगी कि 2 साल से बिछड़े भाई बहन मिल गए। गलतफहमियां दूर हो गईं, किसी दूसरे ने कहा। तीसरा बोला, अब तो जश्न होना ही चाहिए। और सचमुच जश्न शुरू हो गया। एनिवर्सरी का केक काटे जाने की घोषणा हुई। हम सहित सब लोग उस मेज के चारों तरफ सिमट गए जिस पर केक काटा जाना था। कुलकर्णी और उसकी मिसेज ने केक काटा। एक बार फिर वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बधाइयां दी जाने लगीं। अब सबका ध्यान कुलकर्णी दंपत्ति की तरफ था, मगर मेरी नजरें रह रहकर नीलम और अमरीश की तरफ उठ जाती।
वे दोनों भी खुश नजर आ रहे थे, औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही। डीजे चालू हो गया। खूब यूथ जनरेशन अपने अंदाज में एंजॉय करने लगी। उनमें नीलम कटारिया, अमरीश राजवंशी, नितिन शर्मा और गौतम कटारिया भी थे। अब किसी को किसी का होश नहीं था। सब अपने अपने साथी में व्यस्त थे। एकांत कोने में जाकर वहां जहां डीजे के धूम धड़ाके के बावजूद बातें की जा सकती थी, साक्षी श्रीवास्तव ने कहा, ऐसी पार्टियों में लोग अक्सर जोड़े के साथ आते हैं। आप भाभी जी को क्यों नहीं लाए? मैंने सीधे स्वभाव कह दिया, वह मायके गई है। सीधे स्वभाव कही गई यह बात ही मेरे लिए मुसीबत बन गई। जैसा मैं सोच भी नहीं सकता था उस वक्त। अपने ही जाल में फंस तो मैं उस वक्त गया जब साक्षी ने कहा, चलें। मैं बोला, डिनर तो ले लें। डिनर मेरे घर पर हो जाएगा। यह बात उसने अपनी चमकदार आंखों में कुछ और चमक भरकर कही थी। मुझे चौंक जाना पड़ा। तुम्हारे घर? अरे, आप तो इस तरह चौंक रहे हैं जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। कहने के साथ वह बड़े ही मोहक अंदाज में हंसी। क्या मेरे घर चलने पर आपको इतनी आपत्ति है? पर वहां चलने की बात आखिर आ ही कहां से गई? क्यों, आपने मुझे टाइम देने का वादा नहीं किया है क्या? टाइम देने का वादा? हाँ, वह वादा हमने जरूर किया है, मगर इसका मतलब तो यह नहीं कि आज ही। आज ही क्यों नहीं? उसने मेरी बात काटने के साथ मेरी आंखों में इतनी गहराई तक देखा था कि मुझे लगा कि वह उनके जरिए मेरे अंदर उतर जाना चाहती है। उसके सवाल के जवाब में मैं केवल इतना ही कह सका, रात बहुत हो गई है। तो रात के वक्त क्या मैं आपको खा जाऊंगी? क्या बात कर रही हो मिस साक्षी? उसके अप्रत्याशित आक्रमण ने मुझे बुरी तरह बौखला दिया था। रात के इस वक्त मेरे साथ चलने से हिचकने के पीछे इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है? उस चालू औरत ने बार वहां किया जहां किए जाने पर सामने वाला हर हाल में वही करता है जो वार करने वाला चाहता है। अर्थात यह सिद्ध करना उसकी मजबूरी बन जाती है कि उसे अपने ऊपर भरोसा है। उसके वार से बचने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मिस साक्षी। दरअसल हम। ऐसी बात नहीं है तो क्या बात हो सकती है? मुझे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर उसने अपने आक्रमण की धार तेज की। आपकी बीवी तो घर पर है नहीं, मायके गई हुई है। फिर इतनी जल्दी घर जाकर आपको करना क्या है? निरुत्तर हो गया मैं। इसे कहते हैं अपने ही जाल में फंस जाना। अपनी पत्नी के बारे में उसे कुछ भी बताने की मुझे क्या जरूरत थी? मगर उस वक्त मैं यह सोच भी कैसे सकता था कि यह बात मेरे गले का फंदा बन जाएगी। बावजूद इसके अभी कोई बहाना तलाश कर ही रहा था कि उसने फाइनल वार कर दिया। अच्छा छोड़ो मिस्टर सन्याल, फिर कभी सही। मगर मगर हैरत की बात, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक जज में कॉन्फिडेंस की इतनी कमी हो सकती है। कॉन्फिडेंस की कमी? या कॉन्फिडेंस की कमी नहीं तो और क्या है? कि आप केवल इसलिए मेरे साथ जाने से कतरा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं मिस साक्षी। नहीं है तो फिर इतने हिचक क्यों रहे हैं आप? कहने के साथ उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ना सिर्फ हाथ पकड़ लिया बल्कि खींचती सी एक तरफ को बढ़ भी गई। हालात ऐसे थे कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। छठी इंद्री बार बार खतरे का संकेत दे रही थी और मैंने उसे सुनकर भी अनसुना कर दिया। यही होता है जब आपके स्टार आपको तबाही की तरफ ले जा रहे होते हैं तो आप अपने अंदर की हर आवाज को सुनने से इनकार कर देते हैं। काश काश मैंने वह आवाज सुन ली होती। कुलकर्णी के बंगले से बाहर निकलकर साक्षी श्रीवास्तव जब मेरी गाड़ी में बैठने लगी तो मैंने पूछा, क्या तुम गाड़ी नहीं लाई थी? कहने के साथ उसने अपने वक्षस्थल से बहुत ही नन्हा सा मोबाइल फोन निकाला और एक बटन पुश करके कान से लगा लिया। उस वक्त मैं अपनी गाड़ी के ड्राइविंग डोर का लॉक खोल रहा था जब उसने मोबाइल पर कहा, सुरेश, मैं किसी साहब के साथ जा रही हूँ, गाड़ी अपने घर ले जाओ। और बस कहने के बाद उसने संबंध विच्छेद कर दिया। यह जानने तक की कोशिश नहीं की कि दूसरी तरफ वाला कुछ कहना चाहता है या नहीं।
मैं समझ गया, एक मोबाइल उसने अपने ड्राइवर को दे रखा है। मैंने हाथ बढ़ाकर बगल वाली सीट का लॉक डाउन किया। वह दरवाजा खोलकर गाड़ी में आ बैठी। मैंने पूछा, किधर चलना है? स्टार्ट तो कीजिए, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैंने उसके हुक्म का पालन किया और फिर उसी के हुक्मों का पालन करता चला गया। जिस मोड़ से वह जिधर मुड़ जाने के लिए कहती, गाड़ी को उधर ही मोड़ लेता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक कवित्री का घर इतना बड़ा भी हो सकता है। घर घर नहीं, पूरा फार्म हाउस था, आबादी से बाहर, वहां जहां सिर्फ और सिर्फ शहर के नामी गिरामी उद्योगपतियों के ठिकाने थे। करीब 10 फुट ऊंची चार दीवारी से घिरे भूखंड के विशाल दरवाजे पर गाड़ी रुकवाकर जब उसने हॉर्न बजाने के लिए कहा तो मेरे मुंह से बरबस ही निकल पड़ा। तुम्हारा घर यह है? अब नहीं समझिए। मगर चमत्कार अवस्था में मैं कुछ कहने ही वाला था कि गेट खुला और उस गेट के पार जो जन्नत थी उसे मैं देखता ही रह गया। ऐसा नहीं कि वैसे फार्म हाउस मैंने देखे नहीं थे। सवाल सिर्फ यह था, इतना बड़ा फार्म हाउस एक साधारण सी कवित्री का कैसे हो सकता है? अभी तो मैं सोच ही रहा था कि उसने कहा, क्या सोचने लगे सान्याल साहब, चलिए ना। मैंने बगैर कुछ कहे क्लिच से पैर हटा लिया। गाड़ी झन्नाटे के साथ धनुषाकार हाईवे पर दौड़ती चली गई। मगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। आप किसी से ये कैसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास इतना बड़ा घर कहाँ से आ गया? जहां तक दृष्टि गई बस देखता रह गया मैं। लंबा चौड़ा लॉन ड्राइववे के दोनों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ था। विभिन्न किस्म के फूलों की खुशबू मेरे नथनों के जरिए दिमाग में फैलकर उसे सारोबार कर गई। सामने इमारत नजर आ रही थी। अब शायद लिखने की जरूरत नहीं रह गई है कि इमारत अत्याधुनिक और बेहद विशाल थी। मैंने जब उसके पोर्च की तरफ बढ़ना चाहा तो साक्षी ने यह कहकर दिशा बदल दी, उधर नहीं, इधर चलिए। मैंने बगैर किसी हील हुज्जत की दिशा बदल दी। इमारत के पीछे भी एक पोर्च था। गाड़ी उसने वहीं रुकवाई। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उस इमारत के 2 गेट थे। पिछले गेट पर पहुंचकर उसने बेल बजाई। कुछ देर बाद गेट खोला। गेट खोलने वाला एक बूढ़ा नौकर था। बगैर कुछ कहे उसने एक तरफ हटकर हमें रास्ता दे दिया। साहब और हम खाना खाएंगे, कहने के साथ वह आगे बढ़ गई। बूढ़े नौकर ने कुछ नहीं कहा। साक्षी ने उसके कुछ कहने की प्रतीक्षा भी नहीं की। तेज कदमों से गैलरी पार करती चली गई। मेरी मजबूरी थी उसके पीछे चलते रहना। फिर जहां पहुंचकर उसने मुझसे बैठने के लिए कहा, उस स्थान को मैं बेडरूम भी कह सकता था, ड्राइंग रूम भी, क्योंकि उसके आधे हिस्से में एक शानदार बेड पड़ा था और आधे में उससे भी शानदार 11 सीटर सोफा सेट। बावजूद इसके चहलकदमी के लिए काफी जगह खाली थी। सोफा सेट और बेड वाले हिस्से के बीच बहुत ही झीने कपड़े का एक कर्टन पड़ा था। फर्श पर बिछा ईरानी कालीन, छत से लटक रहे कीमती फानूस, हॉल में जरूरत और सजावट के एक से एक कीमती सामान की मौजूदगी चीख चीख कर कह रही थी कि वह सब कवित्री और सिर्फ एक कवित्री की मिल्कियत नहीं हो सकती। एक बार फिर मेरे विवेक ने कहा, या तो यह सारा साजो सामान साक्षी श्रीवास्तव का नहीं है या वह केवल कवित्री नहीं है, उससे आगे भी कुछ है। क्या? यह मैं लाख दिमाग घुमाने के बावजूद नहीं समझ पा रहा था। मैं उस सोफे पर बैठ गया जिस पर उसने बैठने का इशारा किया था। वह बगैर कुछ कहे दाईं तरफ वाली मुकम्मल दीवार पर पड़े कर्टन की तरफ बढ़ी। एक डोरी को उसने जैसे ही नीचे की तरफ खींचा, मेरी आंखें चकचौंध हो उठी। जन्नत, सचमुच जन्नत का नजारा मेरे सामने था। कांच की विशाल दीवार के पार नजर आ रहे करीब 2000 गज के लॉन को मानो पूरा जंगल बना दिया गया था। लॉन के बीचों बीच एक फाउंटेन था। फाउंटेन के 3 तरफ थे कृत्रिम पहाड़। उन पहाड़ों के बीच बीच से पानी की तेज धाराएं निकल निकल कर बह रही थीं। रोशनियां उगलते रंग बिरंगे बल्ब पत्थरों के बीच इस तरह छिपाकर
लगाए गए थे कि बल्ब नहीं, यहाँ वहाँ केवल उनकी रोशनी नजर आए। मुख्य फाउंटेन से निकलने वाली पानी की मोटी धार जमीन से 20 फुट ऊंची उठकर वापस गिरती जाने कितने रंगों के बल्बों की रोशनी में साफ नजर आ रही थी। पहाड़ों के बीच एक ही गति से बह रहे पानी से ऐसा संगीत निकल रहा था मानो सधे हुए हाथ सितार के तारों को रह रहकर छेड़ रहे हों। वाह, क्या नजारा है! ये शब्द मेरे मुंह से निकले बगैर ना रह सके। वह मेरी तरफ घूमी। उसने गुलाबी होठों पर बहुत ही मोहक मुस्कान बिखेरती हुई बोली, पसंद आया आपको? भला यह सब किसे पसंद नहीं आएगा? शुक्रिया कहने के बाद उसने पूछा, क्या लेंगे? कुछ नहीं, मेरे मुंह से निकला। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे नजदीक आते वक्त उसने अपनी आंखें मेरी आंखों में डाल दी थी। डिनर से पहले कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा। वैसे भी डिनर तैयार होने में अभी टाइम लगेगा। मैं रामू काका से डिनर के लिए मना करके गई थी। सोच भी कैसे सकती थी कि वहां आपसे मुलाकात हो जाएगी। मिस साक्षी, मैंने कहा, आप बेकार के तकल्लुफ में पड़ रही हैं। डिनर की झंझट में ना ही पड़ी तो बेहतर होगा। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर सान्याल? वहां से मैं आपको डिनर बगैर करे ले आई। अब यहाँ से अपने घर से क्या मैं आपको भूखा जाने दूंगी? कहने के बाद वह मुझे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर पारदर्शी कर्टन हटाकर बेडरूम वाले क्षेत्र में चली गई। उसे रोकने के लिए मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। पारदर्शी कर्टन के पार मैंने उसे एक दरवाजा खोलकर उसमें गुम होते देखा। अनुमान लगाया वह दरवाजा शायद बाथरूम का था। जाने क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि यहाँ कर मैंने गलती की है, मगर अब मेरे दिमाग में इस गलती को सुधारने की कोई तरकीब नजर नहीं आ रही थी। करीब 5 मिनट बाद दरवाजा खुला और वह नमूदार हुई। नमूदार भी ऐसी हुई कि अगर मैं कहूँ कि वह पूरी की पूरी ही नमूदार हुई पड़ी थी तो गलत नहीं होगा। सफेद रंग की बहुत ही छीनी नाइटी थी उसके जिस्म पर, ऐसी जो ही नाक के बराबर थी। नाइटी के पार उसके द्वारा पहने गए अंडरवियर साफ चमक रहे थे। काले रंग के थे वे। बाकी जिस्म पर कपड़े के नाम पर एक रेशा तक नहीं। सांचे में ढला उसका पूरा जिस्म यूं नुमाया हो रहा था जैसे वह हाड़ मांस का नहीं बल्कि चमचमाते क्रिस्टल का बना हो। मैं ठीक इसी तरह चलती हुई मेरे सामने से गुजर गई जैसे रैंप पर चलती हुई आई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे उसे एहसास हो कि उसका कुछ चमक रहा है। मेरे सामने से गुजर कर वह पीछे चली गई थी और झूठ नहीं बोलूंगा कवि, उस वक्त मैं अपनी गर्दन को मोड़कर खुद को उसे देखता रहने से रोक नहीं सका था। मेरी आंखें उसके मटकते हुए नितंबों पर पड़ी तो वहीं चिपकी रह गईं। मैंने कोशिश की कि उनकी अपनी आंखों को वहां से हटा लूं, मगर कामयाब ना हो सका। मेरे दिल की धड़कने की गति असामान्य रूप से बढ़ गई थी। खतरे का अलार्म बजाते बजाते थक चुकी छठी इंद्री ने भी अब मानो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था और मैंने देखा वह हॉल के कोने में बनाए गए शानदार बार के काउंटर पर खड़ी थी। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। मैं समझ गया वह ड्रिंक्स बना रही है। इच्छा हुई उसे ऐसा करने से रोकूं, मगर अपनी उस इच्छा को मैं पूरी ना कर सका। कभी किसी और की नहीं, मेरी थी, खुद मेरी। उन सब के लिए मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता। झीनी नाइटी के पार चमक रहे उसके गुलाबी जिस्म को देखते रहने के लोभ ने मुझे वह ना कहने दिया जो कहना चाहता था। कुछ देर बाद वह घूमी, दोनों हाथों में जाम थे। एक बार फिर रैंप पर चलती सी वह मेरे करीब आई। बगैर कुछ कहे दाएं हाथ में मौजूद जाम मेरी तरफ बढ़ाया। यहाँ बगैर कुछ कहे इसलिए लिखा है क्योंकि उसने मुंह से सचमुच कुछ नहीं कहा था, मगर आंखें, उफ, उसकी आंखें ही नहीं, होंठ, नाक, कान आदि सभी बोल रहे थे और बोल भी कुछ ऐसा रहे थे कि मेरी बोलती पूरी तरह बंद कर गए। हाथ बढ़ाकर जाम थाम लेने के अलावा कुछ सूझा ही नहीं। उस क्षण मैंने एक और खास बात महसूस की, यह कि एक भीनी भीनी खुशबू मेरे नथनों के मार्ग से प्रविष्ट होकर सीधी जहन में समा गई थी। साक्षी श्रीवास्तव के जिस्म से निकलने वाली वह खुशबू ऐसी थी कि मुझे अंदर तक मदमस्त कर गई।
यकीनन वह कोई दुर्लभ परफ्यूम लगा कर आई थी। चीयर्स। मुझे कुछ भी सोचने समझने या कहने का मौका दिए बगैर उसने अपना जाम आगे बढ़ाकर कहा। जवाब में मेरे पास भी चीयर्स कहकर जाम टकरा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे अब तक याद है, पहला घूंट भरते वक्त उसने मेरी आंखों में ऐसे अंदाज से देखा था जैसे उनके जरिए मेरे दिल में उतर जाना चाहती हो, और अपने इस प्रयास में वह कामयाब भी थी। मेरे दिल में उतरकर उसने खलबली सी मचा दी थी। उस खलबली से बचने के लिए मैंने अपने हाथ में मौजूद जाम में एक घूंट भरा, और मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ वह शुद्ध विस्की नहीं थी। यकीनन उसमें कुछ मिला हुआ था, कुछ ऐसा जिसने मेरे अंदर पहुंचते ही दिमाग पर झनाक से वार किया। ऐसा वार जिसने अगर मेरे सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह नहीं छीना था तो उसकी धार कुंद जरूर करती थी। तभी तो यह विचार मेरे मस्तिष्क में आया, और केवल एक सेकंड के लिए आकर गायब भी हो गया कि यह विस्की मुझे नहीं पीनी चाहिए। उस घूंट ने मेरे इतने औसान जरूर खोए थे कि दिमाग में आए विचार पर मैंने अमल नहीं किया, बल्कि किया तो बिल्कुल उल्टा किया, अर्थात दूसरा घूंट भी पी गया। दूसरे घूंट के साथ मेरे जहन में विचार कौंधा था, वाह क्या विस्की है, मजा आ गया। अब साक्षी श्रीवास्तव मुझे पहले से कहीं गुना ज्यादा सुंदर नजर आने लगी थी। सुंदर के स्थान पर अगर सेक्सी शब्द इस्तेमाल करूं तो शायद ज्यादा मुनासिब होगा। उसके द्वारा पिलाई गई विस्की के प्रभाव में आने से पहले जहां मैं उसे छुप कर देख रहा था, वहीं अब जैसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं रह गई थी कि वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। जी चाह रहा था हाथ बढ़ाकर उसे छू लूं, और उसने भी तो गजब कर दिया। वह सेंटर टेबल के उस पार पड़े सोफे पर नहीं बैठी, बल्कि सेंटर टेबल पर ही बैठ गई। वहीं बैठी होने के कारण वह मेरे अत्यंत निकट थी। मुझे नहीं पता उस क्षण वह सेक्सी अंदाज में मुस्कुराई भी थी या नहीं, मगर मुझे लगा उसने ऐसा किया है। सेक्सी मुस्कान का नजारा मेरी आंखों ने किया, और कानों में गूंजी उसकी खनखनाती आवाज। कैसा लग रहा है मिस्टर सन्याल? आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया, जुबान मानो कह रही थी जो दिमाग नहीं कहना चाहता था। क्या आपको म्यूजिक का शौक है? उसने पूछा। म्यूजिक? मेरे मुंह से अभी यह शब्द निकला ही था। पूरा जवाब दे भी नहीं पाया था कि जाम हाथ में लिए वह सेंटर टेबल से उठी और हाल के उस कोने की तरफ बढ़ गई जिधर सोनी का शानदार म्यूजिक सिस्टम रखा था। मैं उस वक्त भी झीने कपड़े के पार नजर आ रहे उसके नितंबों को ही देख रहा था। वह शायद मेरे अंदर चली गई, उसकी विस्की का ही प्रभाव था। अब वे मुझे पहले से ज्यादा गुलाबी नजर आ रहे थे। अंडरवियर भी तो उसने ऐसा पहन रखा था जिसने नितंबों को बिल्कुल नहीं ढक रखा था। म्यूजिक सिस्टम को चालू करने के लिए वह थोड़ा सा झुकी, और उसके झुकने का मैंने पूरा आनंद उठाया। भरपूर नजरों से वहां झांका जहां वह चाहती थी कि मैं झांकूं। तुम सोच सकती हो कि यह मैंने क्या लिखा। मैं कैसे जानता था कि वह क्या चाहती थी? बेशक, बेशक उस वक्त तक मैं नहीं जानता था कि वह क्या चाहती है, मगर इस वक्त जबकि यह सब लिख रहा हूँ, सब कुछ जान चुका हूँ। और जब वही सब कुछ तुम जानोगी तो तुम्हारे पैरों तले से भी ठीक उसी तरह धरती निकल जाएगी जिस तरह मेरे पैरों तले से निकल गई थी। मेरा तो क्योंकि ध्यान ही कहीं और था, इसलिए नहीं जान सका कि उसने कब और कैसे म्यूजिक स्टार्ट कर दिया। दिमाग को झटका उस वक्त लगा जब कमरे में म्यूजिक की आवाज गूंजने लगी और वह सीधी खड़ी हो गई। अब एक एक करके उसने कमरे की लाइट्स ऑफ करनी बंद कर दी। जो हॉल कुछ देर पहले चकाचौंध रोशनी से जगमगा रहा था, वहां रोशनी कम होती चली गई। स्विच पर थिरकती साक्षी की उंगलियां तब रुकी जब हॉल में उतनी रोशनी रह गई जितनी वह चाहती थी, और वह रोशनी उतनी थी जिसे रोमांटिक रोशनी कहा जाता है। उतनी रोशनी को रोमांटिक रोशनी शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि उतनी रोशनी होते ही साक्षी श्रीवास्तव मुझे और ज्यादा सेक्सी नजर आने लगी। बाहर अर्थात लॉन के मुकाबले हॉल में अंधेरा होने के कारण अब लॉन का नजारा और भी दिलकश नजर आ रहा था।
मुझे नहीं मालूम, मुझे आज भी नहीं मालूम कि वह उसके द्वारा लगाए गए परफ्यूम का प्रभाव था, उसकी विस्की का प्रभाव था, या उसके द्वारा बनाए गए रोमांटिक वातावरण का, कि अब मैं उस हॉल के बाहर के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा पा रहा था। ना यह कि मैं कौन हूँ, ना यह कि समाज में मेरा क्या स्थान है, ना यह कि मुझे क्या करना था, क्या नहीं करना चाहिए, और ना यह कि जो मैं कुछ करूँगा उसके क्या परिणाम होंगे। दिमाग बस वहीं तक काम कर रहा था जहां तक आंखों को नजर आ रहा था, और मेरी आंखों को बस वहीं तक नजर आ रहा था जहां तक साक्षी श्रीवास्तव दिखा रही थी। और साक्षी श्रीवास्तव दिखा रही थी अपना जलवा। म्यूजिक के रिदम पर वह लगभग थिरकती हुई मेरी तरफ आ रही थी। मेरा दिल भी थिरकने के लिए करने लगा। थिरकती हुई मेरे करीब आई। म्यूजिक इतना स्लो था कि हम आपस में बातें भी आसानी से कर सकते थे। तभी तो मैं उसकी आवाज सुन सका। उसने कहा था कि आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे मिस्टर सान्याल। अगर मैं अपने होशोहवास में होता, अगर उन क्षणों में मुझे ये एहसास होता कि मैं कौन हूँ, समाज में मेरा क्या स्थान है, तो किसी हालत में उसका ऑफर कबूल ना करता। मगर तभी ना, जब यह सब होता है, तो उस वक्त सिर्फ यह रहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मर्द था, और साक्षी श्रीवास्तव थी एक औरत जो खुद को प्लेट में सजाकर मेरे सामने प्रस्तुत कर रही थी। फिर भी मैंने एकदम से उसका ऑफर कबूल नहीं कर लिया। शायद दिमाग की कोई नस अब भी अपना काम कर रही थी, मगर साक्षी श्रीवास्तव मानो ठान चुकी थी कि सोचने समझने की शक्ति रखने वाला संदीप सान्याल की सभी नसों को सुनकर देना है। तभी तो उसने मुझे तुरंत प्रतिक्रिया न होती देखते अपना गिलास सेंटर टेबल पर रखा और हाथ बढ़ाकर न सिर्फ मेरी कलाई थाम ली, बल्कि मुझे रूई के पुतले की तरह सोफे से खड़ा करती हुई बोली, हिचकिए मत सान्याल साहब। और पहले ही से गर्म हो चुका सान्याल साहब नाम का मोम पिघलकर उसके कदमों में बहने लगा। यकीनन वह नस भी जवाब दे गई जो एक क्षण पहले तक काम कर रही थी। तभी तो मैंने भी अपना गिलास सेंटर टेबल पर रखा और बाईं कलाई उसकी कमर में डाल दी। जैसा ही उसने भी किया। हमारे दाएं हाथ की उंगलियां एक दूसरे से गुथ चुकी थी, हथेलियां एक हो चुकी थी। कदम से कदम मिलाए हम म्यूजिक सिस्टम की तरफ बढ़ गए। पता नहीं तुम यकीन करोगी या नहीं, अब मैं अपने आपे में नहीं था। यकीन करो कवि, यदि आपे में होता तो वह नहीं कर सकता था जो किया, और जो किया मैंने यह कि जो हाथ उसकी कमर पर था धीरे धीरे फिसलाकर साक्षी के नितंबों तक ले गया। उसका नितंब अपनी मुट्ठी में कस लिया मैंने। उसने भी कोई विरोध नहीं किया, बल्कि सहयोग किया। वह सहयोगी तो था कि मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और उसने अपना पूरा वक्षस्थल मेरे सीने पर टिका दिया, अपना चेहरा ऊपर उठा लिया। गुलाब की पंखुड़ियों से उसके होठ खुले हुए थे, आंखें बंद। यह मुद्रा ही ऐसी है जिसे देखते ही कोई भी मर्द अपने होठ उन होठों पर रख देगा। मैंने भी वही किया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वह कैसे हुआ मुझे आज भी नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि वह सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था, या जो मैंने तुम्हारे अलावा किसी किसी के साथ नहीं किया। होश आया तो मैं गिलानी से भर गया था। होश आने से मेरा तात्पर्य यहाँ यह कहने से नहीं है कि मेरी चेतना लुप्त हो चुकी थी। चेतना खो बैठता तो वह सब होता ही नहीं जो हुआ। मेरा मतलब केवल यह है कि तूफान जब गुजर चुका, नशा जब उतरा, तो होश आया कि मैं क्या कर बैठा हूँ। मगर अब हो ही क्या सकता था। क्या कहता साक्षी से भी? अगर यह भी कहता तुमने मुझे जानबूझकर बहकाया था, तब भी बात तो बचकाना ही होती। बच्चा तो मैं था नहीं जिसे वह बहका सकती। उम्र में लगभग दुगना ही था उससे। बहका तो मैं खुद ही था, क्या शिकायत करता किसी से। सो बेड से उठने के लिए पैर चादर से बाहर निकाला ही था कि बगल में लेटी साक्षी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे गूंगा हूं। कपड़े के नाम पर इस वक्त हम दोनों में से किसी के जिस्म पर कुछ नहीं था। केवल एक चादर थी जिसने दोनों के नग्न जिस्म को ढांप रखा था।
जब मैंने तब भी उठना चाहा तो साक्षी ने कहा, क्या बात है सान्याल साहब, मजा नहीं आया? हमें जाने दो, मैंने केवल इतना ही कहा। कमाल है, साक्षी श्रीवास्तव के चेहरे पर हैरत के भाव थे। तुम पहले मर्द हो जिसने साक्षी के साथ ये क्षण गुजारने के बाद साक्षी श्रीवास्तव की तारीफ नहीं की। मिस साक्षी, ये शब्द भी मैं बड़ी मुश्किल से कह पाया था। जो हुआ ठीक नहीं हुआ। अरे, उसके चेहरे पर मौजूद हैरत के भाव गाढ़े हो गए। बड़े ही दिलचस्प स्वर में कहा उसने, आप तो 70 के दशक की उन लड़कियों से जैसा व्यवहार कर रहे हैं जो भरपूर मजा लूटने के बाद प्रेमी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगती थी। क्योंकि मैं वैसा मर्द नहीं हूँ जैसों के साथ तुम रात गुजारती रही हो। मेरा लहजा सपाट था। ओह, वाकई? इस पहले वाकई के जरिए उसने मुझ पर हैरत व्यक्त की थी, मगर तुरंत ही उसके दूसरे वाकई के जरिए बिल्कुल दूसरा ही अलग भाव प्रकट हुआ। वाकई तुम वैसे मर्द नहीं हो। इस उम्र में आदमी मर्द रह कहाँ जाता है, मगर तुम अभी तक। प्लीज मिस साक्षी, हमें जाने दो। कहने के साथ इस बार मैंने बेड छोड़ दिया। सामने एक आदमकद आईना लगा हुआ था। बरबसी निगाह उस पर पड़ गई। जी चाह धरती फटे और मैं उसमें समाता चला जाऊं, मगर ऐसा सिर्फ माता सीता के साथ हुआ था। आम आदमी पर यह धरती इतनी मेहरबान कहाँ होती है। मैंने घबराकर नजरें आईने से हटाई और उस वक्त अपने कपड़े तलाश करने की कोशिश कर रहा था जब साक्षी ने कहा, कपड़े उधर हैं जज साहब। पहली बार जज साहब कहा था उसने मुझे, और वह भी नंगी कलाई वाली उंगली के इशारे से कालीन पर पड़े मेरे कपड़े दिखाते हुए। सो लगा वह मुझ पर व्यंग कर रही है, मगर यह महसूस करके भी मैं उसका क्या कर सकता था। अतः चुपचाप अपने कपड़ों की तरफ बढ़ गया। उस वक्त मैं जल्दी जल्दी कालीन पर चितराए कपड़े उठाकर पहन रहा था जब अचानक साक्षी श्रीवास्तव खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं चौंका। कम से कम उस वक्त मैं उसके यूं खिलखिलाने का कारण नहीं समझ पाया था। और वह यूं चादर एक तरफ फेंक कर बिस्तर से उछलकर फर्श पर खड़ी हो गई, जैसे अचानक किसी शक्तिशाली स्प्रिंग ने उछाल दिया हो। जरा भी तो लज्जा नहीं थी उसके चेहरे पर। एक भाव भी तो ऐसा नहीं था जिसे लगता कि उसे अपनी नग्नता का एहसास है। वह अभी तक खिलखिलाकर हंस रही थी। उसने हंसी के बीच कहा, कमाल के आदमी हैं जज साहब आप, कमाल के आदमी हैं। आप तो यहाँ से इस तरह भागने की तैयारी कर रहे हैं जैसे मैं कोई भूतनी हूँ। जी तो चाहा कि कह दूं, हो तो तुम भूतनी ही, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी। यकीन नहीं आता तो खुद को आईने में देखो। मगर ऐसा कहने का जैसे मुंह में नहीं पड़ा मेरे। बस चुपचाप अपने कपड़े पहनने में मशगूल रहा। उसने आगे बढ़कर मेरा कंधा पकड़ते हुए कहा, जा ही रहे हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइए जज साहब। मुझे अपनी क्रियाएं रोककर सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखना पड़ा। अब उसके शब्दों में ही नहीं, लहजे में भी व्यंग था। होठों पर थी चंचल मुस्कान। उसी मुस्कान के साथ उसने पूछा, क्या अब भी आप किसी मुकदमे का फैसला पूरी ईमानदारी के साथ दे सकेंगे? मैं चौंका। बुरी तरह चौंक जाना पड़ा। दिमाग में बिजली सी गड़बड़ाई। ये क्या सवाल किया इसने? पहली बार लगा यहाँ जो भी कुछ हुआ बेसबब नहीं हुआ था। पलक झपकते ही शुरू से अब तक की घटनाएं चलचित्र की मानिंद आंखों के सामने फ्लैश हो उठी, और मुझे लगा मेरी छठी इंद्री बार बार ठीक ही कह रही थी। उसकी आवाज ना सुनकर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। किसी साजिश का शिकार हो गया हूं मैं। वह कम उम्र लड़की मुझे यहाँ पूरी प्लानिंग के तहत लाई थी। बहुत ही गहरी साजिश में फंसा गया था मुझे। ओह, अब मैं समझा। जो दिल में था वही जबान पर आ गया। तुमने जो कुछ किया पूरे योजनाबद्ध तरीके से किया है। समझे, मगर देर से समझे, और जिस तरह देर से समझे न्याय न्याय नहीं होता, उसी तरह देर से समझना भी समझ नहीं कहलाता। उसने बड़े बेबाक अंदाज में कहा, इसका मतलब अब तुम हमें ब्लैकमेल करोगी। इस बार आप कुछ ज्यादा ही जल्दी सब कुछ समझ जाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसने आंखें नचाने के साथ कहा, मतलब इतनी हल्की चीज नहीं हूं मैं
कि किसी इज्जतदार शख्स को अपने बेडरूम में लाकर उसकी वीडियो फिल्म बना लूं और फिर उससे पैसे ऐंठती फिरूं। तो फिर क्यों क्यों किया तुमने यह सब? क्योंकि यह सब करना मेरा शौक है। उलझ गया मैं, समझ नहीं सका कि वह किस किस्म की लड़की है, क्या चाहती है मुझसे। मेरी उस उलझन को भी समझ गई वह, तभी तो बोली, अब आप यह सोच रहे हैं जज साहब कि मैं अपना जिस्म बांटती क्यों फिरती हूँ? ठीक सोच रहे हैं आप। यह सब बेसबब तो हो नहीं सकता, बताती हूँ। यह जिज्ञासा भी शांत करती हूँ आपकी, मगर उससे पहले हम दोनों कपड़े पहन लें तो बेहतर होगा। ठीक ही कहा था उसने, कपड़े तो अब तक हमें पहन ही लेने चाहिए थे। मैंने भी कपड़े पहन लिए और उसने भी। पैट की दराज से एक सिगरेट निकालकर सुलगाने के बाद उसने कहा, साक्षी श्रीवास्तव मेरा असली नाम नहीं है। अपना वह प्यारा सा नाम मैंने खुद रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि मैं इस देश के बड़े बड़े महापुरुषों के नंगे जिस्मों की साक्षी हूँ। क्या मतलब? आप तो इस व्यवस्था के बहुत निचले पायदान पर विराजमान हैं सान्याल साहब। साक्षी श्रीवास्तव तो उन हस्तियों के नंगे जिस्मों की साक्षी है जिनके भाषणों से यह देश चल रहा है। साक्षी जिस क्षण चाहे देश की नहीं प्रदेश की सत्ता जरूर बदल सकती है। कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम। मैं जरा भी ज्यादा नहीं बोल रही। एक कश के बाद उसने सिगरेट का धुआं हवा में उछालते हुए कहा, सत्ता आजकल रह क्या गई है? गणित का खेल ही ना। जिसकी मुट्ठी में ज्यादा विधायक वही प्रदेश की सरकार का मुखिया। और यकीन मानो सबसे ज्यादा विधायक साक्षी श्रीवास्तव की मुट्ठी में कैद हैं। सदन की सीटों पर बैठकर वे उसके पक्ष में हाथ उठा देंगे जिसकी तरफ साक्षी श्रीवास्तव का इशारा हो जाएगा। यह खुशफहमी तुम जैसी अनेक लड़कियों को हो सकती है। आपको शायद यकीन नहीं आ रहा। खैर, छोटा सा नमूना दिखाती हूँ। कहने के साथ उसने बेड पर पड़े गद्दे का एक कोना उठाया और वहां से कुछ फोटोग्राफ्स निकालकर कचरे की मानंद बेड पर बिखेर दिए। मेरी नजर उन पर पड़ी तो अटक कर रह गई। हर फोटो में साक्षी अलग मर्द के साथ नजर आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सिरहन सी दौड़ गई समूचे जिस्म में, क्योंकि उनमें ऐसे अनेक चेहरे थे जिन्हें मैंने सत्ता के गलियारों में देखा था, अखबारों के फ्रंट पेजों पर देखा था। कोशिश के बावजूद मेरे मुंह से आवाज ना निकल सकी, जबकि वह कहती चली गई, यह मेरे बेड के केवल एक कोने का कचरा है। तुम देख रहे हो, ऐसे 4 कोने तो इसी बेड के हैं, और यह सामान यहाँ इतनी लापरवाही के साथ इसलिए रखा है क्योंकि मेरी नजर में ज्यादा कीमती नहीं है। कीमती सामान को कीमती जगह रखती हूँ ताकि वक्त जरूरत पर काम आ सके। अगर तुम इतनी ताकतवर हो तो सरकार बदल क्यों नहीं देती? मैंने उसकी था लेने की गद से कहा। बड़े ही मोहक अंदाज में मुस्कुराई वह, बोली, क्या पता मेरे ही द्वारा बदली हुई सरकार चल रही हो। बोलती बंद हो गई मेरी। सचमुच मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया, फिर भी बात बनाकर फेंकी। आजकल ट्रिक फोटोग्राफी से चाहे जैसे फोटो तैयार हो सकते हैं। अगर कोई तुम्हारे इन फोटोओं को नकार दे तो सबूत और भी है मेरे पास। जैसे यह कि आपके लिंग पर एक बड़ा सा काला तिल है। उसके इस छोटे से वाक्य ने मेरे छक्के छुड़ा दिए। चेहरा पलक झपकते ही पसीने से सारोबार हो गया और वह एक बार खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसी हंसी थी वह, ऐसी कि मेरे सारे जिस्म में 440 वोल्ट का करंट बनकर दौड़ती चली गई। मैं अपने औसान अभी ठिकाने पर भी नहीं ला पाया था कि उसने जलती हुई सिगरेट का अंतिम सिरा कालीन पर डालने के साथ कहा, इस पर अपना जूता रख दीजिए सान्याल साहब। मैंने बौखलाकर उसकी तरफ देखा। जल्दी कीजिए, उसने हुक्म सा दिया। मेरा कालीन जल गया तो भरपाई आपको करनी पड़ेगी। और मेरे पैर ने स्वतः उसके हुक्म का पालन किया। यह सबूत था इस बात का कि मेरी हर इंद्री उसका गुलाम हो चुकी थी और वह इतनी खेली खाई थी कि इस बात को मुझसे बेहतर समझती थी। तभी तो उसकी खिलखिलाहट में खिल्ली उड़ाने वाले रंग भरते चले गए और मैं बड़ी मुश्किल से अपने टांगों के कंपन को उससे छिपा पा रहा था।
यह सच है, उसके सामने अब मुझ में बैलेंस बनाकर खड़े रहने तक की ताकत नहीं बची थी। उसने मेरी स्थिति का भरपूर आनंद लूटने के बाद हंसते हुए कहा, मिस्टर सान्याल, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो फोटो आप बेड पर पड़े देख रहे हैं वे आज की नहीं है, कई कई साल पुराने हैं। जब मेरे दिमाग में आज तक इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की बात नहीं आई, तो भला आपको कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? ठीक से उत्तर नहीं सूझा। अब शायद तुम मेरे धंधे की गहराई समझ गए होंगे। उसने कमरे में चहलकदमी करते हुए कहा, मैं बगैर किसी प्रत्यक्ष लक्ष्य के बड़े लोगों में अपना प्यार बांटती हूँ, इस उम्मीद में कि शायद वह कभी मेरे काम आ जाए। जिससे काम निकल आए उसका भी भला, और जिससे ना निकले उसका भी भला। उसके रहस्य भी मेरे पास इसी तरह, ठीक उसी तरह सुरक्षित रहते हैं जैसे डॉक्टर या वकील के पास रहते हैं। कभी उनका मिसयूज नहीं करती, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। वही स्थिति आपकी है। यकीन मानो फिलहाल मुझे आपसे कोई काम नहीं है, जब होगा बता दूंगी। अगर जीवन भर कोई काम नहीं पड़ा तब भी मुझे कोई मलाल नहीं होगा। सारे जीवन आपकी सेवा ठीक वैसे ही निस्वार्थ करती रहूंगी जैसे आज की है। तुम्हारी सेवाओं की जरूरत हमें जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। जो मजा साक्षी एक बार किसी मर्द को चखा देती है, उस मजे की बात उसे बार बार आने लगती है। ये वही याद मर्द को यहाँ खींच लाती है। अभी आप अपनी पोल खुल जाने के डर से डरे हुए हैं। आप जैसी शरीफ मर्दों के साथ होता यह है कि वे तब आते हैं जब उनके दिल से पोल खुल जाने का डर निकल जाता है। विश्वास हो जाता है कि साक्षी के पास जाना सुरक्षित है। उसका लहजा आत्मविश्वास से परिपूर्ण था। मुझे लगा इस बारे में उससे बहस करना बेकार है। विषय चेंज करने की गर्ज से कहा, जाने से पहले हम तुमसे एक बात कहनी चाहेंगे। फरमाइए, वह शालीनता पूर्वक बोली। मैं क्योंकि साक्षी श्रीवास्तव नाम के टंटे को यहीं का यहीं समाप्त कर देना चाहता था, इसलिए अंदर से चाहे जितना डरा हुआ था मगर बाहर से बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देने के से अंदाज में गुर्राया। जो धंधा तुम कर रही हो, अगर उसे बरकरार रखना चाहती हो तो हम पर हाथ डालने की कोशिश कभी मत करना। ना ना ना, बीच में बोलो मत। पूरी बात सुनो हमारी, और कान खोल कर सुनो। हमें अपने बाकी शिकारों जैसा मत समझना। बेशक तुम हमें बर्बाद कर देने की पोजीशन में हो, मगर यदि तुमने हमारे फोटोओं का दुरुपयोग करने की कोशिश की तो यह बात पक्के तौर पर समझ लेना कि कमाल कर रहे हैं आप। चेतावनी के बावजूद वह मेरी बात काटकर कहती चली गई, आपसे किसने कहा कि मेरे पास आपके फोटो हैं? अगर नहीं भी हैं तो। मेरा वाक्य एक बार फिर अधूरा रह गया, मगर इस बार उसकी वजह साक्षी नहीं बल्कि किसी कार के इंजन की आवाज थी। वह आवाज जिसने हम दोनों को एक साथ चौंका दिया। कौन आ गया रात के इस वक्त? साक्षी के होठों से बड़बड़ाहट से निकली। फेस पर सवालिया निशान थिरक रहा था। सच्ची बात यह है कि किसी के आगमन की शंका ने मुझे अंदर ही अंदर आंदोलित सा कर दिया था। मैं अभी ठीक से कुछ सोच भी नहीं पाया था कि धाड़ धाड़ करके गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाजें आईं। मैंने सवालिया नजरों से साक्षी की तरफ देखा। उसकी समझ में जैसे खुद ही कुछ नहीं आ रहा था। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि जन्नत जैसे लॉन के में 3 लड़के नजर आए। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? साक्षी श्रीवास्तव के मुंह से हड़बड़ाया हुआ स्वर निकला। बौखला मैं भी गया था। वे अमरीश राजवंशी, नितिन शर्मा और गौतम कटारिया थे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।